जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप 2023-24 की वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पेपर आपको वार्षिक परीक्षा 2023-24 में दिखने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एनुअल एग्ज़ाम क्लास 9th एनुअल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखना है और पूरे क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, साथ में उसके आंसर्स भी देखेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सभी क्वेश्चन पेपर के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। साथ में हम आपको बताएंगे इसकी पीडीएफ भी आप लोग कहां से डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग पूरे आंसर्स को देखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, पूरे क्वेश्चन पेपर को समझेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या है? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा खंड का आता है जिसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो आपको एमआर शीट पर करने होंगे। पहला है, रविंद्रनाथ टैगोर थे, चित्रकार थी, संगीतकार थे, नाटककार थे, ये सभी। तो रविंद्रनाथ क्या थे? चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे और नाटककार भी थे। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, छायावाद के प्रवर्तक माना जाता है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। किसको माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। तो यहाँ पर आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? आधुनिक काल, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल। तो ये आपको पता होगा कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। तो यहाँ आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसने की थी? ये की थी श्याम सुंदर दास ने। किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने की थी। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? मध्यकाल, श्रृंगार काल, वीरगाथा काल, युद्ध काल। तो यहाँ पर उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है वीरगाथा काल से। किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनमें से कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका है? तो ये छायावादी युग की लेखिका है। किसकी हैं? छायावादी युग की लेखिका हैं। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है? कवि बच्चन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये सभी। तो यहाँ पर देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हरिश्चंद्र मैगजीन भी है, कवि बच्चन सुधा भी है और हरिश्चंद्र चंद्रिका भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी। नेक्स्ट है, हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मैथिली शरण गुप्त। तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है? हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद।
तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत पाठी निराला, सोहनलाल द्विवेदी। तो यहाँ पर कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्बुज किसका पर्यायवाची है? क्या है? अम्बुज किसका पर्यायवाची है? तो अम्बुज किसका पर्यायवाची है? कमल, वायु, पानी, बादल। तो अम्बुज किसका पर्यायवाची है? तो अम्बुज कमल का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कोयल का तत्सम शब्द क्या होगा? तो कोयल का तत्सम शब्द क्या है? कोकिल है। क्या है? कोकिल। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, कोकिल। क्या हो जाएगा? कोकिल। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थाई भाव क्या है? तो वीर रस का स्थाई भाव क्या है? उत्साह है। क्या है? उत्साह। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, उत्साह। नेक्स्ट है, दुर्जन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो दुर्जन शब्द का विलोम शब्द है सज्जन। क्या है? सज्जन। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होगा? बिना प्रयास प्राप्त होना, बिल्कुल अपर्याप्त होना, अपना मतलब निकालना, आमने सामने होना। तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल अपर्याप्त होना। क्या है? बिल्कुल अपर्याप्त होना। नेक्स्ट है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति विशेष क्रम में हो वह अलंकार होता है। जहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर आपको पता होगा कि अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। नेक्स्ट है, प्रतिदिन में समास विग्रह है। तो प्रतिदिन का अगर हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? प्रत्येक दिन बनेगा। क्या बनेगा? प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक दिन में कौन सा समास विग्रह हो जाएगा प्रतिदिन में? तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है, महेश का संधि विच्छेद है। महधन ईस, महाधन ईस, महाधन ईस, महाधन ईस। तो यहाँ पर महेश का संधि विच्छेद क्या होता है? महाधन ईस। तो यहाँ पर महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन ईस। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आपको बतानी है। तो यहाँ पर अधीन जो वर्तनी है वो शुद्ध है और सारी अशुद्ध हैं, क्योंकि अत्यधिक में यहाँ पर ये डंडा नहीं होगा जो बड़ा की मात्रा लगी है। यहाँ पर बड़ू की लगी है, छोटू की होनी चाहिए। यहाँ पर भी छोटू की लगी है, बड़ू की होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर अधीन वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामस्य रूप है राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा खंड खा। क्या आ जाता है? खंड खा, जिसमें हमको देखने को मिलते हैं गद्यांश, और उन गद्यांशों को आपको आंसर देने होंगे। पहला क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार 6 नंबर का आपका एक गद्यांश होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 गद्यांश दिए गए हैं अथवा करके, तो आपको किसी एक का गद्यांश करना होगा। पहला है, दुनिया में अमोघ शक्तियाँ हैं शब्द और कृति,
इनमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो ये पाठ किसने लिखा है? ये पाठ लिखा है काका कालेलकर ने लिखा है। किसने लिखा है? काका कालेलकर ने लिखा है। और इसके जो नाम है, पाठ का नाम क्या है? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। क्या है? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा। इसके बाद महात्मा जी ने किसकी उपासना की है? दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ क्या हैं? तो ये आपको इसको ढूंढ कर ही कर सकते हैं। दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ क्या हैं? शब्द और कृति। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। राजा के भांजे ने सुना, उन्होंने उसी समय पोथी लिखने वाले को बुलाया। पोथियों की नकल होने लगी, नकलों के और नकलों के पहाड़ लग गए। जिसने भी देखा उसने यही कहा कि शाबाश, इतनी विद्या के धरने की जगह भी नहीं रहेगी। नकलन वीसों की लड्डू बैलों पर लाद लाद कर इनाम दिए गए। वे अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उनकी दुनिया से तंगी का नाम निशान भी बाकी ना रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ गया? पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है तोता। क्या नाम है? पाठ का नाम है आपकी तोता। और इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन हमको दिखता है, पद्यांश में निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया है। आसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारे निहारी, जीवड़ियाँ छला पड़िया राम पुकारी पुकारी। तो ये आप किससे लिया गया है? आपसे सबसे पहले कवि और कविता का नाम पूछा गया है। तो कवि इसके कबीरदास हैं। कौन है? कबीरदास हैं। और इसके बाद इसमें कवि उसको पद किससे लिया है? कबीर के पद पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर ये कर देंगे। इसके बाद कौन किसका पंथ निहार रहा है? राम का नाम पुकारते पुकारते क्या हो गया? तो ये आप आंसर दे सकते हैं। इसमें अथवा में आपको दिया गया है दूसरा वाला पैराग्राफ। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध जोगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो यहाँ पर आपको प्रस्तुत पदार्थ में किसका वर्णन किया गया है? सुंदर पर्ण कुटीर बना में कौन सा अलंकार है? भोगी कुसुमायुध योगी से बना दृष्टिगत होता है, कहाँ से स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके पंचवटी पाठ से लिया, किससे लिया गया है? पंचवटी से लिया गया है। और इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। तो हमको अब संस्कृत गद्यांश देखने को मिलता है। संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो संस्कृत खंड की बुक होगी उसमें से आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे। अथवा करके आपको उसका सा संदर्भ यानी संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके मिलेंगे आपको 4 नंबर। इसके बाद इसी के खा पोर्शन में आपको दिखते हैं श्लोक। 2 श्लोक आपको दिखेंगे। एक श्लोक का आपको क्या करना होगा? हिंदी में अनुवाद करके उसका सा संदर्भ लिखना होगा। और इसके भी मिलेंगे आपको 4 नंबर। यानी कि अथवा में आपको दिए गए किसी एक को आपको करना होगा। तो ये श्लोक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्यवहार एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा नए मेहमान के एकांकी से विश्वनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके मिलेंगे आपको 5 नंबर। कितने मिलेंगे? 5 नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ पर हमको जीवन परिचय करने होते हैं। जैसे निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय एवं कृतियाँ लिखिए। प्रेमचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद इसी का खा आपको पोर्शन दिया जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं भाषा शैली लिखिए। यानी कि किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है और साथ में इसकी भाषा शैली लिखनी है। मीराबाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसी का भी आप लोग एक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। इसके बाद है अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको 100% एक श्लोक आपसे पूछा जाएगा। तो आपको एक श्लोक याद कर लेना है जो आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं।
पहला है अंध कथम जेत रामकृष्ण परमहंसा काशीत कृष्ण काशीत क्रोधम केन जयत। इसके बाद 8वां क्वेश्चन में आपको दिख जाते हैं किन्हीं दो मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। कंगाली में आटा गिला मतलब मुसीबत में और मुसीबत होना। आकाश पाताल एक करना कड़ी मेहनत करना। एक अनार 100 बीमार मतलब कि एक वस्तु के अधिक चाहने वाले। कान पर जू ना लगना मतलब कि कोई असर ना पड़ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, किन्हीं दो वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। सभी को नमस्कार कीजिए। बालक गेंद खेलते हैं, पेड़ पर फल हैं, वह स्कूल जाता है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बचता है, जिसमें विद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ प्रार्थना पत्र आपको 5 नंबर में करने को मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था जो हमने आपके साथ साझा किया। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर hindustanknowledge.com पर विजिट करके आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।